इसमें जो है ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, पादप ऊतक समाप्त हो गया है। अब कौन पढ़ेंगे? जंतु ऊतक। ऊतक का एक ही परिभाषा है कि समान कोशिकाओं के कार्य रहेगा, बनावट एगुड़े रहेगा, ठीक ना। कोशिका के बनावट एगुड़े रहना चाहिए, कार्य भी एक ही रहना चाहिए। और समूह रहेगा ना कोशिकाओं के समूह, माने एक सा कार्य, ठीक ना, एक सी बनावट कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? ऊतक। अब बताओ तो ऊतक ना कहेंगे। हई मान लो मार्कर है, एक काम है लिखने का, हई हो मार्कर है लिखने का, दोनों के बनावट एगुड़े जैसन है ना। आ दोनों के समूह कर देंगे, जैसे ई कोशिका इहो कोशिका है, आ दोनों के काम एगुड़े है, तो कोशिकाओं के ऐसे समूह बना देंगे तो क्या बन जाएगा? ऊतक। क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा है ना। तो जंतु ऊतक में देखिए, जैसे हम लोग जो है, तुम लोग पहले ही बार बताया गया है कि ऊतक का निर्माण जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे ईटा सरिया, सरिया के क्या बना है? दीवार ना पहले बनेगा, घरे बना देगा, दीवार ना बनेगा। आ दीवार के सजा के जब दीवार बन जाएगा दो चार गो, तो क्या बन जाएगा? एगो कमरा, कमरा बनेगा। आ कमरा जब एक दो चार गो बन जाएगा तब क्या बनेगा? महल बनेगा। अरे घर एगुड़े घर कहो ना, कोई दिक्कत है? कमरा, कमरा से क्या बन जाएगा? पूरा घर, घर और बन जाएगा तो महल हो जाएगा, हो जाएगा। एक और घर मिला के महल ना बनता है। तो वैसा ही जो है कोशिका, कोशिका को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ऊतक। ऊतक ऊतक मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अंग। मिलेगा अंग। अंग जब मिलके क्या बना जाएगा? पूरा शरीर बना देगा। तो कोशिकाओं में देखो, पादप कोशिका में ऊतक पढ़ लिए हैं, पादप ऊतक। जंतु ऊतक देंगे। जंतु ऊतक चार प्रकार के होता है। कौन कौन? एगो उपकाला या एपिथेलियम ऊतक। कौन हो जाएगा? उपकाला या एपिथेलियम ऊतक। दूसरा हो जाएगा संयोजी ऊतक। तीसरा हो जाएगा पेशीय ऊतक। चौथा हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। समझ में रहा है ना। तो उपकाला या एपिथेलियम ऊतक को पहले देखेंगे कि उपकाला या एपिथेलियम ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर पर निर्माण करती है। जहां चिकना चिकना स्थान होता है ना, वहां कौन सा ऊतक पाया जाएगा? एपिथेलियम। जैसे हम लोगों के त्वचा हो गया तो ऊपर चिकन चिकन होता है, तो यहाँ त्वचा के ऊपर कौन सा ऊतक पाया जाएगा? यानी कि त्वचा के ऊपर बाहरी पतली परत पर, ठीक ना, यानी अंगों के बाहरी पतली परत या आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर पर, या तो बाहरी पतली परत पर या तो भीतरी स्तर पर बनाएगा। समझ में रहे ना। कहाँ चले गया था? अभी हम उधर है, हमको ये दूसरा है कौन रहा है? क्या भुलाई भाई? समझ में रहा है? हो गया ना। अब समझो, तो ये जो है देखो, या तो त्वचा के ऊपर पाया जाएगा एपिथेलियम ऊतक, और कहाँ पाया जाएगा? आहार नाल के आंतरिक दीवारों पर। जैसे आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 7वीं क्लास में पढ़ा दिया गया है। आहार नाल की लंबाई कितनी? 8 से 10 मीटर, या फीट में पूछेगा तो 32 फीट। जैसे इसे ने बनाए थे। तो आहार नाल के आंतरिक दीवार जो चिकन होता है, अरे मुर्गे के पचौनी देखा है, अंदर अंदर चिकना होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही आंतरिक जो आहार नाल के आंतरिक दीवारों पर कौन सा ऊतक पाया जाएगा? एपिथेलियम ऊतक, या उसी को बोलते हैं उपकाला या एपिथेलियम ऊतक। समझो ना। तो छोटी बताओ तो, छोटी मतलब छोटी आंत में जो होता है ना, तो छोटी आंत अवशोषण का काम करता है। तो छोटी आंत मत बोलो, वहां पर हो जाएगा कौन? हो जाएगा स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक। मिलेगा एपिथेलियम ऊतक, लेकिन कौन? स्तंभकार मिलेगा। समझ में ना। तो पहले देखो, इसमें कोशिकाओं के मध्य स्थान नहीं होता है। एक बार कोशिका जो बनेगा ना, ऊतक रहेगा, तो एक कोशिकाओं के बीच में स्थान नहीं होगा, यानी इस सकस एकदम होता है, सटर रहेगा एकदम टाइट। समझ में ना। तो इसके बताओ, एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं के बीच क्या स्थान होता है? नहीं ना होता है। ये ऊतक विसरण, स्त्रवण तथा अवशोषण में सहायक होता है। विसरण समझा दिए थे ना, याद भुला गया, समझा दिया था ना विसरण। तो यह जो एपिथेलियम ऊतक जो है विसरण और स्त्रवण तथा अवशोषण में क्या होता है? सहायक। अब देखेंगे एपिथेलियम ऊतक जो होता है कितने प्रकार का होता है? एपिथेलियम ऊतक कितने प्रकार के? 4। क्या कोई दिक्कत है क्या तुम्हारा? अब देखो कौन कौन?
पहला हो जाएगा सल्की या इसी को बोलते हैं सल्काब एपिथेलियम ऊतक, यानी सल्की या सल्काब। दूसरा हो जाएगा स्तंभकार, तीसरा हो जाएगा क्यूबाइडल, चौथा हो जाएगा पॉक्समल एपिथेलियम ऊतक। कौन सा हो जाएगा? पॉक्समल एपिथेलियम ऊतक। तो पहला देखते हैं सल्की या सल्काब। तो सल्की का मतलब काट जैसा, हम नहीं बोलते काट, तो काट को बोलते हैं सल्की। नहीं समझ में आया? तो सल्की ऐसे ऊतक कोशिकाएं पतली एवं चपटी होती है। सल्की जो होती है ना, या तो पतली होगी, ठीक ना, और ना तो चपटा होगा, लेकिन होगा कैसा? काट जैसा गड़ेगा। समझ में ना? तो सल्की या सल्काब जो होता है, या तो वह क्या होता है? चपटा होता है, या तो पतला होता है। यानी पतला और चपटा दोनों रहेगा। जैसे ब्लेड होता है ना, चपटा भी होता है और पतला भी होता है, काट देगा बॉडी, ठीक ना, गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? तो उसमें रहता है चपटा रहेगा लेकिन पतला रहेगा। समझ में रहे? इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटी होते हैं, सब चीज चपटेगा, केंद्रक गोल ठहरेगा का, ऐसे उठा रहेगा फिर फूटिए जाएगा। जब केंद्रक ही फूट जाएगा तो जिंदा रहेगा? इसकी कोशिका जिंदा ही नहीं रहेगा। समझ में रहे? तो बताओ, एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिकाएं होती है चपटी और कैसी होती है? पतली होती है। इसमें बताओ केंद्रक जो होता है उसका आकार कैसन होता है? चपटी न होता है। समझ में रहे? अब देखो, इस प्रकार के ऊतक दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह सजा। वैसे हम लोग दीवार बनाते हैं तो ईंट लगाते हैं ना, इस तरह के है, तो ऐसा ही ईंटा की तरह इस सजा रहेगा। कौन ऊतक? सल्की या सल्काब, माने यह ईंट की तरह जो है क्या रहता है? सजा रहता है। कहो ठीक है। यह त्वचा के बाहरी परत पर पाया जाता है। यह त्वचा के बाहरी परत पर क्या होता है? पाया जाता है। इसके अलावा जीभ के ऊपर भाग चिकना होता है। इसके अलावा ग्रास नली के आंतरिक दीवारों पर पाया जाता है। कौन सा ऊतक? सल्की या सल्काब ऊतक, ठीक ना। यह मुख गुहा के मतलब होता है खाली स्थान। समझो ना? तो मुंह गुहा, तो मुंह के अंदर खाली स्थान है, तो मुख गुहा के अंदर जो है कौन सा ऊतक पाया जाएगा? तो अब बताओ, मुंह के अंदर जो है बताओ तो चिकन होता है कि नहीं होता है? होता है। यहाँ मोटो ओकरा अंदर देखना चिकना होता है ना। समझ में रहे? तो जहां चिकना होगा वही कौन सा ऊतक पाया जाएगा? सल्की या सल्काब ऊतक। समझ ना? इसका पता हो कैसा सजा रहता है? ईंट की तरह। कैसा रहेगा? ईंट की तरह, ठीक है। अब आगे देखो, आहार नाल के अस्तर पर भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आहार नाल के जो अस्तर होता है ना, वो भी तो चिकना होता है। आहार नाल के अस्तर बनाने का काम कौन करेगा? सल्की या सल्काब? सल्की या सल्काब, ठीक है। यह रक्त वाहिनियां के जहां रक्त का निर्माण होता है, जो रक्त का परिवहन करने का काम करता है। वाहिनी मन होता है ढोने वाला, जो रक्त के ढोता है ना, ओकरा में भी कौन सा ऊतक? बताओ तो, इसको ढोने का काम कौन करेगा? नसें न करती है, तो नस में बताओ कौन सा ऊतक होगा? सल्की। समझ में रहे? तो रक्त वाहिनियां हो चाहे वायु कोष हो, वायु कोष कहाँ पाया जाता है? तो फेफड़ा में पाया जाता है। जैसे पढ़ा है, क्या है? फेफड़ा हो गया नहीं हो गया? गधा हो गया फेफड़ा। तो फेफड़ा में जो होता है ना फूल जैसा, ये वायु कोष होता है। तो वायु कोष में कौन सा ऊतक? सल्की। ये समझ में रहे? समझ में रहे ना? तो वायु कोष में आहार नाल के अस्तर का निर्माण करेगा कौन? जीभ पर कौन पाया जाएगा? त्वचा के ऊपर। समझ में रहे ना? अब देखते हैं दूसरा कौन? स्तंभकार या एपिथेलियम। स्तंभ के मतलब होता है जैसे पाया देखा है ना, घर के पाया ऐसे। समझ में ना? तो ऐसे कोशिकाओं के समूह सजे रहते हैं, तो ये स्तंभकार न हो गया? क्या हो जाएगा? ये स्तंभकार। समझ में रहे? तो
तो स्तंभकार ऊतक ऐसे ऊतक स्तंभ के रूप में सजे होते हैं, नाम है स्तंभकार। कैसे सजा रहेगा? स्तंभ के तरह, ठीक ना। इन कोशिकाओं मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रंसाकुर होते हैं। रंसाकुर के मतलब खींचने वाला कौन चीज अवशोषण करने वाला होता है। कैसे पेट में होता है रंसाकुर? पेट में होता है। अमाशय जब पढ़े थे, याद है किसी को? है पेट में तो बताओ, तो मध्य वाला भाग में उंगली जैसी रचना होती है, उसे हम क्या कहेंगे? है रंसाकुर होता है। वो नाम बोलो उसको। अरे ना, खाना नहीं खाते हैं तो गड़ने लगता है, चुभने लगता है। अरे को रंसाकुर क्या करेगा? भोजन को अवशोषण करने का काम करता है। तो बताओ, जो छोटी आंत होता है, तो छोटी आंत के दीवारों पर कौन सा ऊतक पाया जाएगा? स्तंभकार ऊतक पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा? स्तंभकार, क्योंकि वो भोजन को अवशोषण करने का काम करता है। तो बताओ, ये जो स्तंभकार होता है, एक काम कौन सी है? भोजन को अवशोषित करना। समझो ना? समझ में आया? यह आहार नाल के वैसे भागों पाया जाता है जो जहां भोजन का क्या होता है। तो बताओ, भोजन भागो भागो हो गया है। हो गया ना? हो, चलो अब जो है आगे पढ़ेगा।